नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश में जो होम गार्ड के लिए जो एनरोलमेंट होने के लिए जो आवेदन आपको देना है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यूपी में होम गार्ड की बहाली के लिए जो नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। तो ये सूचना यानी कि विज्ञप्ति ये निकाली गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025, ठीक है। इसका जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों वो है PRPBB होम गार्ड संवर्ग 2025, ठीक है। और यह जो विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों नवंबर 18 2025 को, यानी 18 नवंबर 2025 को ये निकाला गया है, ठीक है। देखिए आगे क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होम गार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होम गार्ड्स के कुल 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है दोस्तों कि कुल वैकेंसी है 41,424, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ी संख्या में बहाली जो है सो हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आगे है उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होम गार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर ₹600 ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता निर्धारित है। अभी वर्तमान में दोस्तों 600 रुपया प्रति ड्यूटी दिया जाता है, और जो महंगाई भत्ता जो मिलता है DA, तो वो जो है सो दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, होम गार्ड्स के निम्न जनपदवार रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं होम गार्ड्स के एनरोलमेंट पुरुष महिला हेतु जनपदवार पदों का श्रेणीवार विवरण है। आप पूरा देख सकते हैं। जैसे जनपद में हो गया आगरा, तो इसमें अनारक्षित के लिए कुल 495 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 258 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 24 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 332 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 123 वैकेंसी है। कुल 1232 वैकेंसी, यानी कि आगरा जनपद के लिए कुल 1232 वैकेंसी है। इसी तरह से आप लोग ये सब देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ठीक है, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, तो और भी इसमें दोस्तों मेरठ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, अमरोहा है, बिजनौर है, संभल है,
सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या में 452 वैकेंसी है। बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है, अमेठी है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, बांदा है, महोबा है। महोबा में 111 वैकेंसी है। गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, झांसी है। झांसी में 456 वैकेंसी है। ललितपुर है, जालौन है, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, इटावा है, फतेहगढ़ है, कन्नौज है, औरैया है। लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली है, खीरी है, उन्नाव है, आजमगढ़ है। इसमें 867 वैकेंसी है। मऊ है, इसमें 318 वैकेंसी है। बलिया है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, गोरखपुर है, गोरखपुर में 830 वैकेंसी है। कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है, मिर्जापुर है, भदोही है, सोनभद्र है, प्रयागराज है। ठीक है, फतेहपुर है, प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, वाराणसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है, चंदौली है। और कुल मिलाकर 41,424 वैकेंसी है दोस्तों, यानी कुल 75 जनपद के लिए वैकेंसी निकाली गई। ये आपको आरक्षण दिया गया है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, आगरा जनपद में कुल वैकेंसी 1232 है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को 2% वैकेंसी यानी कि 24 पोस्ट के लिए दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक को यानी 5% आरक्षण दिया गया है, इसमें 61 वैकेंसी है। महिला को 20% आरक्षण यानी कि 246 पोस्ट के लिए दिया गया है। इस तरह से और भी इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। कुछ देख लीजिए और दोस्तों क्या है आगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। एनरोलमेंट की कार्यवाही किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पात्रता की, यानी इसमें कौन कौन लोग जो है इस वैकेंसी के लिए एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, कोई भी अगर दोष होगा तो, और दिव्यांग के लिए ये वैकेंसी नहीं। चलिए आगे देखिए, होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया। यानी आप जिस जनपद के लिए आवेदन, मतलब समझिए दोस्तों कि आप जिस जनपद का मूल निवासी है उसी जनपद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, दूसरे जनपद के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ टिप्पणी देखिए इंपॉर्टेंट। उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846 95 2025 8 प्रकृति 2012 दिनांक 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है, देखिए आगे, सार्वजनिक, शासकीय, अशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होम गार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पहले से सरकारी उपक्रम में अपना सर्विस दे चुके हैं तो वो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होम गार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे देखिए,
किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे देखिए, होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा या होगी जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें वैसे पुरुष जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनकी एक से अधिक पत्नी है, या फिर वैसी महिला इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिसका जो है मतलब एक के अलावा जो है उनका और पति जो है सो जीवित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ क्या है इम्पोर्टेंट टाइम। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है, शुरू होगा दोस्तों 18 नवंबर 2025 से शुरू है और अंतिम तिथि है दोस्तों 17 दिसंबर 2025। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है दोस्तों, शुरू है यह 18 नवंबर 2025 से, अंतिम है दोस्तों 17 दिसंबर 2025। जमा किया गया शुल्क के समायोजन की तिथि है दोस्तों 18 नवंबर 2025 और अंतिम है 20/12/2025 तक। ठीक है, चलिए ये आपको डॉक्यूमेंट ये सब अपलोड करना है, देख लेंगे अपना। देखिए, जनपदवार विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अधिमानी अर्हताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो लिखित परीक्षा होगा तो उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। आवेदन शुल्क देखिए दोस्तों कितना लगेगा, तो सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 400 रुपया लगेगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपया लगेगा दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए अभ्यर्थी को। देखिए, एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद जो है तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आया हो, या भारतीय उद्भव का यानी कि भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन किया हो। ठीक है, यानी कि वहां से आया हो। ठीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है दोस्तों ये सर्टिफिकेट होना चाहिए सरकार से जो मिलता है उनको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, परंतु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ग का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। ठीक है, टिप्पणी देखिए दोस्तों क्या है, ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से एनरोलमेंट भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इसका क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भारत में
विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। यानी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए दोस्तों, मैट्रिक पास होना चाहिए। आगे देखिए, आवेदन करते समय भर्ती को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि उनका 10वीं का रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए, क्योंकि उनको मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। चलो आगे देखिए, टिप्पणी में क्या है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। प्रिफ्रेंस देखिए दोस्तों, कुछ इसमें मिलेगा। देखिए, अभ्यर्थियों को अधिमान यानी कि प्रिफ्रेंस के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं हैं तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर कोई एनसीसी का प्रमाण पत्र धारक है तो सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक मिलेगा, बी प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक मिलेगा, ए प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर कोई स्काउट, भारत स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र धारक है तो उसको 1 अंक मिलेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यूपीएसडीएमए के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 3.71 में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे, अलग से दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक यानी अलग से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या आयु होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, तो होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2025 को यानी 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंक पत्र दोस्तों, ये मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के आधार पर आयु का गणना किया जाएगा आपका। देखिए, इस संबंध में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा की स्थिति तालिका के अनुसार निम्नवत होगी। जो छूट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को, देखिए, अगर कोई सामान्य ईडब्ल्यूएस की श्रेणी है तो उसमें जो है कब से, यानी 1/7/1995 से 1/7/2007 के बीच में उनका जन्म तिथि होना चाहिए। ये दोनों बताएं तो वो जो है सो वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान होगा। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा और ये 7 है। देखिए, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान है, तो उनकी जन्म तिथि 1/7/1990 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए। आगे देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान है, जिसमें 1/7/1990 से 1/7/2007 के बीच होनी चाहिए उनकी जन्म तिथि। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमान है।
आगे देखिए, वास्तविक आयु माइनस सेवा अवधि बराबर परिणामी आयु, ठीक है, परिणामी आयु दिनांक 1/7/2025 को 33 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की, ठीक है। चरित्र देखिए कैसा होना चाहिए, तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होम गार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो लिखित परीक्षा होगा उसमें कैसा है, देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। देखिए दोस्तों, इसमें सामान्य विज्ञान के लिए जो है कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के, और यह 2 घंटे का पूछा जाएगा, समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात देखिए, मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थता स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यानी कि आप जो एग्जाम दीजिएगा, जो OMR सीट रहेगा दोस्तों, तो मूल प्रति आपको जमा करना है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रश्न पूछा जाएगा। कोई प्रश्न पर अगर विवाद होगा तो उसको हटा दिया जाएगा, और ये सूत्र के आधार पर मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। सूत्र है सही उत्तर x निर्धारित अंक बटा सही प्रश्नों की संख्या, इसके आधार पर, ठीक है। श्रेष्ठता सूची है ये, आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि होम गार्ड की बहाली में ये क्या उसका शारीरिक मानक परीक्षण होगा, ठीक है। देखिए, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ये है। ऊंचाई कितना होना चाहिए, देखिए, तो सामान्य, अन्य, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आरक्षण वाले कोटि के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो सामान्य, अन्य, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, महिला अभ्यर्थी के लिए क्या शारीरिक मापदंड है, तो उनका ऊंचाई होना चाहिए, हाइट जो है होना चाहिए आपको सामान्य, अन्य, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और वजन उनका कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा उनका होगा, देखिए क्या है? देखिए अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में जनपदवार सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। देखिए इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों पुरुष को 4.8 किलोमीटर का दौड़ 28 मिनट में पूरा करना है और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करना है। ठीक है, आगे देखिए वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों अगर किन्हीं का मेरिट लिस्ट में अगर समान अंक आ जाता है तो उनको कैसा चुना जाएगा? देखिए दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगा। देखिए यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों अगर जिसका उम्र भी मतलब मैच कर जाता है तो उसका अंग्रेजी का अक्षर में जो पहला लेटर के अनुसार तो उसके अनुसार से उनको प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए किसी का नाम अगर अमोद है, किसी का नाम अगर प्रमोद है तो पहले ए आता है उसके बाद पी आता है तो ए वाले को प्रेफरेंस मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आरक्षण है, छूट है, आप लोग देख सकते हैं। वर्टिकल आरक्षण है, सब देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अनुसूचित जाति को 5 वर्ष आयु सीमा में छूट है। अनुसूचित जनजाति को भी आयु में 5 वर्ष छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष छूट है। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण ये सब देख सकते हैं आप लोग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट है। ये देखिए कुछ नोट है दोस्तों। अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिनमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमानता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो कुछ डॉक्यूमेंट का है तो आप लोग देख सकते हैं ये सब। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, ठीक है, आखिर किसको बोलेंगे, कौन है, तो आप लोग ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित किसको बोलेंगे दोस्तों? देखिए जिसने वीर गति प्राप्त की हो या जो नजरबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 मास की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो या जिसमें कम से कम 10 बेतों का दंड भोगा हो या जो गोली से घायल हुआ हो या जिसे फरार घोषित किया गया हो। ठीक है, या जो पेशावर कांड में रहा हो या जो आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो या जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो या जिसे गांधी इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया। ठीक है, देखिए इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जाएगा जिसने माफ़ी मांगी हो और उसे माफ़ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि जो ये सब हुआ ऐसा और जिसने माफ़ी मांगा हो और उसे माफ़ कर दिया गया है तो वो स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, यह है कि भूतपूर्व सैनिक
के बारे में दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। यह है दोस्तों कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे आवेदन भरेंगे, आप देख सकते हैं, आप लोग अपना पढ़ के देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम मैंने बता ही दिया दोस्तों। अच्छा देखिए दोस्तों, ये पाठ्यक्रम है, देखिए सामान्य ज्ञान का दोस्तों सिलेबस में कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार, खेल पुरस्कार एवं उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी एवं जनोन्मुखी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स की बहाली के लिए जो नई वैकेंसी आई है, तो मैंने उसी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।